तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर। पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था और देखा था कि एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आज हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर, इसका क्या काम होता है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो फ्रीक्वेंसी में चेंज हुए बिना अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को चेंज करने का काम करता है। यानी कि जब हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए या फिर वोल्टेज कम चाहिए तो हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। हमारे घरों में देखिए स्टेबलाइजर लगा होता है या फिर जो भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे होते हैं उन सभी में ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ताकि जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है यानी कि 220 वोल्ट आ रहा है, अगर वो कम या ज्यादा हो तो हम उसको ट्रांसफार्मर की हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहां पर कहा जाए कि ट्रांसफार्मर का वर्क हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड वन होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि ये वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम करेगा, और जो सेकंड वन है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो वोल्टेज को डिक्रीज करने का काम करेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है, साइमल्टेनियसली जो करंट होती है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करूं कि ये अगर वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो साथ ही साथ करंट को डिक्रीज भी करता है। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहां पर देखिए अप हो गया है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज को डिक्रीज करेगा तो साथ ही साथ करंट को इंक्रीज भी करता है। यानी कि यहां पर ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। अगर हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज होगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज होगा। ये हमारे ट्रांसफार्मर का काम है। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे यहां पर पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आपने पढ़ा है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, मैं यहां पर एक बार रफली बता देता हूं आपको। अगर हमारे पास कोई एक कॉइल है जिसमें कि मैं कोई भी वेरिएबल करंट फ्लो कराता हूं, डन, यहां पर मैं वेरिएबल करंट फ्लो कराऊंगा, और अगर इसके बगल में कोई एक दूसरी कॉइल मैंने रखी है जिसमें कि मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, पहली वाली कॉइल में अगर मैं करंट में चेंज करूंगा तो इससे जो प्रोड्यूस होने वाली हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी क्या होंगी, चेंज होंगी। और इसके बगल में रखी हुई जो दूसरी वाली सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जिससे कि सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें एक ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस होगा, और इसी फिनोमेना को हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन कहा था। तो यही म्यूचुअल इंडक्शन हमारे इस ट्रांसफार्मर में भी वर्क करता है। अगर हम लोग बात करते हैं किसी आइडियल ट्रांसफार्मर की, देखिए अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जहां पर मैं इस वाले एंड पर इसको इनपुट सप्लाई कर रहा हूं, ओके, यहां पर मैं इसको इनपुट दे रहा हूं, और ये है एंड हमारा सेकंड जहां पर मुझे आउटपुट मिलेगा। ओके, अब यहां पर अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की जाए, जो कि क्या है, आइडियल, ओके, यहां पर जो भी मैं इसको इनपुट में करंट दे रहा हूं यानी कि आई, और जो भी वोल्टेज इसको दे रहा हूं इनपुट में, आइडियल ट्रांसफार्मर में जो भी मैं इनपुट में दूंगा वही सेम एज इट इज हमको आउटपुट में भी मिलेगा। यानी कि यहां पर कोई भी लॉस नहीं होता है, जितना हमने इनपुट में दिया उतना ही हमको आउटपुट में मिलेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हम आइडियल कंडीशन में पढ़ते हैं। लेकिन यहां से एक रिजल्ट भी लेंगे, जो रिजल्ट की बात हमने यहां पर की कि भाई वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज हो रहा है, या फिर अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये कैसे। तो देखिए यहां पर जो मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की, मैंने कहा कि भाई जो भी इसको मैंने करंट दिया है या फिर जो मैंने वोल्टेज इसको सप्लाई में दिया है वही मुझे आउटपुट के फॉर्म में यहां पर भी मिल रहा है। अगर मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि आई अपॉन ई ओ इज इक्वल टू आई ओ अपॉन आई। यहां पर स्मॉल आई का मतलब है इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट। तो ये जो इक्वेशन मैंने यहां पर बनाई, इसमें देखिए क्या आपको दिख रहा है, यहां पर जो इनपुट में मैंने वोल्टेज दी है और ये देखिए इनपुट में जो करंट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर यहां पर देखिए आउटपुट में जो वोल्टेज है और जो आउटपुट में करंट है ये भी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यहां से जो एक रिजल्ट हमारे पास निकल करके आया आइडियल ट्रांसफार्मर से, कि जो वोल्टेज है वो करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर वोल्टेज हमारा इंक्रीज होगा तो करंट हमारा डिक्रीज होगा, और अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। इसी के बिहाफ पर मैंने यहां पर आपसे बताया कि अगर वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, और अगर यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करेगा तो करंट को इंक्रीज करेगा।
डन। तो ये तो बात हो गई हमारे ट्रांसफार्मर की कि दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। कभी कभी ये 1 मार्क्स में भी हमसे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। फिर यहां पर हमने बात कर ली कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। फिर हमने ये भी देख लिया कि जो हमारा वोल्टेज है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जरा चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो देखिए यहां पर ये जो फिगर आपको दिखाया गया है ये हमारे ट्रांसफार्मर का है। जरा इसमें हम लोग यहां पर डिसाइड कर लेते हैं। देखिए ये जो एंड आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल। ओके, जहां पर हम लोग इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं। और ये वाला जो एंड आपको दिख रहा है ये हमारी सेकेंडरी कॉइल, जहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो इनपुट हम इसको देंगे वो किसके फॉर्म में देंगे? तो यहां पर इनपुट हम इसको एसी सोर्स यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में इसको हम लोग यहां पर इनपुट देते हैं। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पतली पतली प्लेट्स लगी हुई है। ये पतली पतली जो प्लेट्स होती है ये किस मेटेरियल की बनी होती है? तो ये सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? सॉफ्ट आयरन की। ठीक, क्यों सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और फेरोमैग्नेटिक मेटल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर बहुत ही इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो यहां पर ये जो हमारी पतली पतली प्लेट्स हैं ये सॉफ्ट आयरन की बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? यहां पर हमने ये प्लेट्स ही क्यों लगाई हैं सॉफ्ट आयरन की? तो इसको हम लोग बात करेंगे भी जब हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना की बात करेंगे। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है जहां पर मैं अल्टरनेटिंग सोर्स के थ्रू इसे इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूं और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं अगर मैं मान लेता हूं प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास एनपी है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास एनएस के फॉर्म में है। जो भी मैं यहां पर इनपुट में इसको करंट दे रहा हूं वो है हमारी आईपी और जो वोल्टेज है वो है हमारा ईपी और आउटपुट के फॉर्म में जो हमको करंट मिल रहा है वहां पर वो है आईएस और जो वोल्टेज मिल रहा है वो है ईएस। अब जरा बात करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है म्यूचुअल इंडक्शन पर कैसे वर्क करता है। तो देखिए जब मैं प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करूंगा तो देखिए करंट जो फ्लो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होगा, ठीक है ना। अब जब किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। भाई मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखी जाए तो देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर जो प्राइमरी कॉइल है उसके क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस होगी, ठीक, जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पर जो हमने सॉफ्ट आयरन यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगा रखा है इसका काम यह है कि जितनी यहां पर प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड को कहां तक पहुंचाए? सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाए और ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्राइमरी कॉइल से होते हुए सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जाएगी। डन। अब यहां पर भाई अगर मैं बात करूं कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है तो देखिए सोर्स में मैंने इसको क्या दिया है? सोर्स में मैंने इसको अल्टरनेटिंग करंट दिया है और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप जानते हैं कि ये अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को कंटीन्यूअसली टाइम के साथ क्या करता है भाई? चेंज करता रहता है, यानी कि एक वेरिएबल करंट प्रोवाइड करता है। तो अगर ये वेरिएबल करंट इस कॉइल में फ्लो हो रही है तो इससे जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी कैसी होंगी भाई? वेरिएबल होंगी। और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस सेकेंडरी कॉइल से पास होंगी तो मैं ये कहूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ यहां पर जब फ्लक्स में चेंज होगा तो इस सेकेंडरी कॉइल में क्या इंड्यूस होगा भाई? एक ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस होगा जो कि आउटपुट के फॉर्म में हमको यहां पर मिलेगा। डन। तो ये हमारा इसका वर्किंग हो गया ट्रांसफार्मर का। तो यहां पर अगर बात की जाए कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है तो आइए जरा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। अगर हम इंड्यूस होने वाले ईएमएफ की बात करें तो ये होता है E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। यहां पर एन क्या है? ये नंबर ऑफ टर्न्स की बात होती है। अगर हम इसे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के लिए कंसीडर करें तो यहां पर जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है मान लीजिए प्राइमरी कॉइल में वो क्या होगा? वो होगा एनपी डी फाई बाई डी टी। और अगर यही चीज मैं सेकेंडरी कॉइल के लिए देखूं तो ये क्या होगा? ई एस इज इक्वल टू एन एस डी फाई बाई डी टी। ओके, ये हमारे पास क्या है? इंड्यूस होने वाला ईएमएफ। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कराऊं तो यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो आएगा ईपी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। ओके, यहां पर जो डी फाई बाई डी टी है ये तो दोनों कॉइल्स के लिए क्या होने वाला भाई? कांस्टेंट होने वाला है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी वो आएगी ईपी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारा ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ टर्न्स के। ये रिजल्ट हमारा निकल करके आता है कि यहां पर जो हमारा वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर हमें प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो प्राइमरी कॉइल में मुझे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने होंगे। अगर सेकेंडरी कॉइल में मुझे वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने होंगे। ईपी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू, यहां देखिए प्राइमरी कॉइल है तो यहां पर हम इसको कर देंगे आई एस अपॉन आईपी।
यानी कि जो करंट है वो वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा। ये जो हमारे पास कंक्लूजन आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है। यहां से देखिए हम क्या बता सकते हैं कि अगर मुझे सेकेंडरी कॉइल में करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो मुझे नंबर ऑफ टर्न्स किस में बढ़ाने होंगे, प्राइमरी कॉइल में, और वोल्टेज कहां बढ़ाना होगा, प्राइमरी कॉइल में। अगर मुझे करंट प्राइमरी कॉइल में ज्यादा चाहिए तो मुझे नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में इंक्रीज करने होंगे, और साथ ही साथ यहां पर वोल्टेज भी हमें सेकेंडरी कॉइल में इंक्रीज करना होगा। यानी कि यहां से मैं ये बता सकता हूं कि अगर मुझे करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए या करंट की वैल्यू कम चाहिए तो मुझे प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज्यादा रखने पड़ेंगे या फिर कम रखने पड़ेंगे। एक बात और कर लेते हैं जरा इफिशियंसी की, कि भाई ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है पावर इनपुट अपॉन पावर आउटपुट इनटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को जानने के लिए। जैसा कि अभी मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की थी कि भाई जो भी इनपुट मिल रहा है, जो भी आउटपुट मिल रहा है वो सेम है, तो यहां पर उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसकी इफिशियंसी 100% हो जाती है। तो यहां से हमें किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अगर पता करनी है तो हम यहां से इफिशियंसी भी देख सकते हैं। एक बात और करते हैं कि अगर यहां पर प्राइमरी कॉइल या फिर जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो वायर की थिकनेस है वो ज्यादा रखनी होगी या कम रखनी होगी। भाई अब एक बात बताइए, जैसे मैंने बात किया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेगा और करंट को इंक्रीज करेगा। अगर करंट को इंक्रीज किया है यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कॉइल से ज्यादा फ्लो होंगे, और अगर नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा फ्लो होंगे तो वहां पर हीट जनरेट होगी रेजिस्टेंस के थ्रू, और अगर हीट जनरेट होगी तो कॉइल क्या हो सकती है, मेल्ट हो सकती है। इसका मतलब कि अगर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं तो सेकेंडरी कॉइल में हमको वहां पर वायर कैसा चाहिए या कॉइल कैसी चाहिए, ज्यादा थिकर चाहिए। लेकिन अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं जहां पर वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, तो अगर करंट कम है तो वहां पर थिनर वायर भी चल जाएगा। डन। तो कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई थिक वायर किस में होगा, प्राइमरी में या सेकेंडरी में, स्टेप अप या स्टेप डाउन के लिए। अब अगर बात करते हैं एग्जाम में हमसे इसकी वर्किंग भी पूछी जाती है कि भाई इसकी वर्किंग कैसे है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट जो कि वेरिएबल करंट है हम जैसे ही प्रोवाइड करते हैं वो एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और सॉफ्ट आयरन की जो कोर है हमारी लगी है वो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी कॉइल के थ्रू पास करती है उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को, और सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है जिससे कि सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आप इसकी वर्किंग भी लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ट्रांसफार्मर है वो आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, इसका काम होता है वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना। यहां पर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो वहां से एक रिजल्ट हमारे पास आया है कि जो वोल्टेज है वो करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, या फिर अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूं तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर हमने ट्रांसफार्मर में देखा कि भाई हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल हमारी इनपुट एंड होती है और सेकेंडरी कॉइल हमारी आउटपुट एंड होती है। यहां पर कुछ वायर्स को हम सॉफ्ट आयरन की कोर पर कुछ इस तरीके से बाउंड करके रखते हैं। प्राइमरी कॉइल में जैसे ही मैं अल्टरनेटिंग करंट को प्रोवाइड करता हूं यहां पर सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स में चेंज होता है और यहां पर एक ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस होता है जो कि हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। यहां से हमारे पास एक रिजल्ट ये भी आता है कि भाई हमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल में कितने रखने हैं, ज्यादा रखने हैं या कम रखने हैं, वो हम इस रिजल्ट से देख सकते हैं कि भाई अगर मुझे करंट ज्यादा चाहिए सेकेंडरी कॉइल में तो मुझे नंबर ऑफ टर्न्स कम करने होंगे या ज्यादा करने होंगे प्राइमरी कॉइल में। इस रिलेशन से हम लोग ये चीज बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।